गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, मीन्स ये कॉन्सेप्ट कुछ रिलेटेड हैं 11th से थोड़ी बहुत एंड थोड़े एडवांस हैं, मीन्स थोड़े आए के, है ना। ओके, तो यार स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रिजिड बॉडी मैकेनिक्स की हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के अंदर दो चीज़ पढ़ते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक वो होता है जो डील करता है किसी साथ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इन रेस्ट और मोशन दोनों के हैं। और उसमें डायनामिक्स में डील करता है एक्सेलरेटेड मोशन में, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द बॉडी से। उसके बाद आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो चल रहा है वो चलते ही रहेगा, जो रुका है वो रुकते रहेगा, अगर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो है। दूसरा ये कहता है जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्ट कुछ होता है नेट फोर्स के, एक्सेलरेशन डायरेक्ट टू नेट फोर्स। ओके, जो उस पर लग रहा है ये होता है सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ होता है ईच एंड एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। और एक्शन एंड रिएक्शन जो पेयर होते हैं वो मतलब एक्शन पेयर में लाई करते हैं एंड से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और कोलिनियर होते हैं, मीन्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ओके, ठीक है। तो सब बेसिक चीज़ें जो तो हमने पढ़ रही हैं आज तक। और मैं बात करने आ रहा हूँ प्रिसीजन की। मतलब जब हम आंसर करते हैं किसी भी मतलब क्वेश्चन के अंदर, कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आंसर करते हैं, वहाँ पे प्रिसीजन बड़ा ही मतलब इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रिसीजन। मतलब किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है वो देख लेते हैं हम, प्रिसीजन किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हम देखने वाले हैं प्रिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, अगर मान लो मुझे ये तीनों जोड़ने हैं 2.1 2.2 3.4, तो मेरा आंसर आता है 7.72। बट मैं 7.72 लिख के आऊँगा तो मुझे मिलेगा 0 में से, ये आंसर गलत है। अगर हम लॉजिकली देखें तो मतलब प्रिसीजन के हिसाब से देखें तो क्यों गलत है, क्योंकि ये मशीन इस तरीके से जो इससे पॉइंट के एक बात बताती है, ये दो बात बताती है, ये एक बात बताती है, तो फाइनल आंसर पॉइंट के दो बात तक नहीं आ सकता। जितने पॉइंट के आगे चलेंगे हम उतना ज़्यादा प्रिसीजन होता है। तो जो फाइनल है वो पॉइंट के दो बार नहीं आ सकता, क्योंकि पूरी मशीन पूरे को जो काउंट करने में हमें मतलब पॉइंट इतनी अच्छी वाली मशीन यूज नहीं करेगी जो पॉइंट के दो बार तक बता दे हर एक में। तो हमें इसे राउंड ऑफ करना होता है 7.7 आंसर आ जाए। लेकिन 7.7 और 7.70 दोनों इक्वली हैं, लेकिन अगर 7.70 भी लिख के आएंगे तो भी आंसर गलत हो जाएगा। आंसर सिर्फ इतना ही सही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना। सब कुछ समझ में आ रहा होगा अभी तक, है ना। बहुत ही ज़्यादा आसान चल रहा है मामला। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता रहा हूँ तो ये बस ये होता है कि अगर दो इक्वेशन है, बस एक दो चीज़ें होती हैं। एक तो एडिशन में कि दो चीज़ें जब ही ऐड होंगी जब दोनों की डायमेंशन सेम होगी, या फिर सब्ट्रैक्ट भी तभी होंगी जब दोनों की डायमेंशन सेम होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मास है वो तो मास के साथ ही ऐड होगा, वॉल्यूम के साथ ऐड होगा, ठीक है। तभी वो लॉजिकल माना जाता है, तभी है। एंड जो इक्वल टू होती है, यानी कोई भी इक्वेशन जैसे एफ इक्वल टू एम है, तो दोनों की यानी इधर और इधर दोनों में डायमेंशन सेम होना जरूरी है। मतलब अगर एक इक्वेशन है इक्वलिटी शो कर रहा है तो उसमें डायमेंशन सेम होगी जरूर से होगी, ठीक है। ओके, ये पॉइंट रहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। तो उसके बाद आगे चलते हैं एक जो हम एक्चुअली में होगी जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ये सिर्फ रिजिड बॉडीज़ के लिए ही वैलिड है। ओके, यहाँ पे लिखा है पहले फॉर द रिजिड बॉडीज। ओके, तो फॉर द रिजिड बॉडीज़ के लिए अगर मैंने कोई भी पॉइंट है उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मान लो ये मेरे पास रिजिड बॉडी है बिल्कुल रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, कंप्रेस नहीं होती, इनकम्प्रेसिबल होती है। मान लो ये पॉइंट है और मैं ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूँ इस पॉइंट पर ऐसे करके, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये कहती है कि मैं इस वाली लाइन पे इस फोर्स को कहीं पे भी लगाऊं, मतलब या तो इस वाले पॉइंट पे या इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे या इस वाले पॉइंट पे कहीं पे भी लगाऊं, तो इसका इम्पैक्ट चेंज नहीं होता, यानी सेम ही रहता है मामला, ठीक है। इसका इम्पैक्ट चेंज नहीं होता है। ओके, ये बताती है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी कि अगर इसको अगर ऐसा करके मतलब इस पॉइंट इस लाइन पर कहीं भी ले आते हैं तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और कॉनकरेंट फोर्सेज क्या होते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान है कि कॉनकरेंट फोर्सेज होते हैं, अगर ये रिजिड बॉडी है यहाँ से फोर्स लगा, यहाँ पे फोर्स लगा इस पॉइंट पे, तो इन दोनों को बस एक्सटेंड करा के देख लो, इन लाइंस को हाँ, इन लाइन को एक्सटेंड करा के देख लो, अगर वो मीट कर रहे हैं यानी वो कॉनकरेंट है, जो लाइंस मीट कर रही हैं। अब मैं बताने वाला हूँ कि हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन खूब यूज करते हैं, ठीक है। ये करते हैं कि नहीं करते,
तो अब जैसे कि मान लो मुझे एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, मुझे इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो पैरेललोग्राम तो ऐसे करके कर देता है, ठीक है, हो गया ख़त्म। अगर मुझे ट्रायंगल लॉग से करना है तो मैं कैसे करूँगा, मान लो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले वेक्टर को, चूँकि वेक्टर क्या होते हैं स्पेस में मूव करा सकते हैं, तो इसे मूव करा के बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर रख दूँगा, ठीक है। और उसके बाद सिंपल सी बात है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के ये बन जाएगा मेरा रिजल्टेंट। समझ में आ रही है बात? ओके। अब यहीं अगर मैं बात कर लूँ कि यार मेरे दूसरा तरीका भी तो सकता है, मतलब अगर मेरे पास एक जी वेक्टर था और एक वेक्टर था भाई मेरे, अब मैं इसको इधर ले गया हूँ, मैं इसको नीचे भी तो ला सकता हूँ, लो, मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, जी लो मेरा रिजल्टेंट। तो क्या ये गलत हो गया? नहीं, गलत नहीं हुआ। मतलब एक्चुअली में ऐसे ऐसे जो वो होते हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए। क्यों अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि ये बिल्कुल सही आया जी, जो रिजल्टेंट है वो एक्चुअली में जो आता उसके बिल्कुल पैरेलल है और इक्वल मैग्नीट्यूड का है। बट गलती क्या है इस चीज़ में? गलती ये कि जो है वो जो लाइन ऑफ एक्शन है वो चेंज हो गया, मतलब लग इस पॉइंट पर आया था, अब जो इसका जो पोजीशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो वो क्या हो गया, वो गलत हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे हमें अवॉइड करनी चाहिए, जी वाला हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आगे। तो तुम्हें लग रहा हो कि मैं इसमें से देख के पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है, इसमें से मैं देख के पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये बस रेफरेंस के लिए मैं तुम्हें इसी में इस कागज़ में ही समझा रहा हूँ सब कुछ। ओके, अब उसके बाद बात कर रहा हूँ मैं कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस कैसे करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बच्चों वाला खेल है, बिल्कुल हम करते आ रहे हैं 11 से लेकर 12 तक। ओके, हम करते आ रहे हैं, बट फिर भी मैं एक एग्जांपल जरूर लूँगा, बहुत ही ज़्यादा इजी सा एग्जांपल लूँगा जिससे कि सब मामला फ्रेश हो जाए। ओके, तो मान लो ये एक रॉड है छोटी सी, ये तुम्हारा एंगल अगर बीटा है और फिर यहीं से तोड़ दी ये रॉड मीन्स ऐसे करके, और फिर मतलब ये अल्फ़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं फोर्स, और पूछा जा रहा है इसके कंपोनेंट बताओ, एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है और वाई डायरेक्शन में, ये मान लो एफ एक्स है और ये तुम्हारा वाई एफ वाई है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये वाला एंगल कितना हुआ। मान लेता हूँ मैं ये थीटा, तो कितना होगा ये एंगल? तो सिंपल सी बात है, ये रॉड ऐसे थी, बीटा एंगल इससे है ना, तो अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा होता तो इससे क्या एंगल आता है? बीटा, लेकिन ये थोड़ी और झुक गई, यानी कि बीटा में से अल्फा एंगल कम हो गया, तो यानी कि जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। गॉट इट? ओके, तो अगर ये आ गया बीटा माइनस अल्फा जो कि एंगल है थीटा जहाँ का, तो सिंपल सी बात है, कंपोनेंट करना कितना आसान है। एफ एक्स वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी एफ इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा, और एफ वाई एफ साइन बीटा माइनस अल्फा, हो गए कंपोनेंट यहीं पर सीधे बिल्कुल हो गए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? सिंपल सी बात है, टॉर्क होता है एम इक्वल्स टू डी क्रॉस एफ। मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि मान लो ये एक पॉइंट है, ये मान लो ये रॉड है, यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ एफ ऐसे करके, इस पॉइंट के अबाउट अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो मैं ऐसे करके करूँगा। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बात आती है, ये रॉड है, ये पॉइंट है, और यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो अब पूछा जाता है डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो एफ डी क्रॉस एफ, यानी कि ऊपर की तरफ टॉर्क की डायरेक्शन रहेगी, ठीक है ना। मतलब ऊपर की, मतलब ऐसे करके समझ लो यार, ठीक है। अगर ये प्लेन है तो इससे ऊपर है कैसे करके आएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ, मतलब राइट, बेसिकली राइट हैंड हम लोग यूज करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अभी अब बता देता हूँ मैं वर्गेनेंस थ्योरम, वेरीगेनेंस थ्योरम, ये समझ लो, ठीक है ना, वेरीगेनेंस थ्योरम। ओके ओके, बहुत ही ज़्यादा मतलब ईजी टुच्चुल थ्योरम है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसे हम कैसे बताते हैं कि मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँगा मैं, बहुत ही ज़्यादा आसानी से एक्सप्लेन कर दूँगा। इसे किस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, देखो कि मान लो कोई भी एक फोर्स है, मैं ऐसे करके लगा रहा हूँ, ये फोर्स तुम्हारा इस बॉडी पर, मुझे बताना है इस पॉइंट ओ के अबाउट में रेस्पेक्ट में मुझे बताना है, बताओ कि ये टॉर्क क्या हुआ। तो सिंपल सी बात है, टॉर्क हो जाएगा एफ इंटू डी। मान लो ये डी है तो मैं बोलूँगा डी क्रॉस एफ डी एफ साइन 90, दोनों के बीच का एंगल। समझ में आ रही है ना बात? क्या तुम देख पा रहे हो? अब देख पा रहे हो, है ना। तो ये एफ ये डी, यहाँ पर डी एफ साइन 90 यानी कि एफ डी आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये वर्गनेंस थ्योरम क्या कहती है, मैं ये बताना चाह रहा था। मतलब इस एग्जांपल को मैंने पहले ले लिया, वर्गनेंस थ्योरम में होता हूँ बाद में बता रहा हूँ। ओहो, तो पहले मैं वर्गनेंस थ्योरम बता रहा हूँ। वर्गनेंस थ्योरम ये कहती है कि द टॉर्क of the force F about this point O is equal to the torque of is equal to the sum of the torque of the components of the this force। मतलब कहना मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं ने ये टॉर्क निकाल लिया इसका इसके अबाउट,
तो अगर मैं इसके कंपोनेंट कर दूं, फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट मैंने ये कर दिया, मान लो ये थीटा है, और एक कंपोनेंट मैंने ये कर दिया, यानी कि मैंने एक कंपोनेंट कर दिया एफ साइन थीटा, एक कर दिया एफ कॉस थीटा। तो अगर मैं एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा की वजह से अलग अलग टॉर्क निकाल के और फिर ऐड कर दूँ, ऐड करने का मतलब उसके हिसाब से ऐड कर दूँ, डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब निकाल लूँगा ना ऐसे करके डायरेक्शन और माइनस प्लस जो भी है, लेकिन ऐड करना हुआ है। तो अगर मैं ऐड कर दूं इसकी वजह से टॉर्क निकाल के और इसकी वजह से टॉर्क निकाल के, तो जो टॉर्क आएगा नहीं वो सेम ही टॉर्क होगा जो कि हमने इससे निकाला। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ सिंपल सी बात है, तुम करके देखना, बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाता है। वैसे तो मैं चलो तुम्हें बता दे रहा हूँ। ये थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा फिर से थीटा। होगा क्या इस केस में, हम डी के कंपोनेंट कर लेंगे, सिंपल सी बात है। यानी जो ये थीटा है ना, ये थीटा, ये डी है, ओके। तो ये वाला जो हो जाएगा वो डी साइन थीटा हो जाएगा, ये डी कॉस थीटा हो जाएगा। जब मैं टॉर्क लिखूँगा नहीं तो ये एक्चुअली में ये आ जाएगा एफ साइन थीटा डी साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डी कॉस थीटा, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ओके। जो होती है वर्गनेस थ्योरम, समझ में आई ना। टॉर्क का मान लो रहता है, मतलब जो कंपोनेंट है वो इक्वल हो जाती है, मतलब कंपोनेंट से जो टॉर्क निकालते हैं वो सेम ही रहता है, ओके। ये थी वर्गनेस थ्योरम, ओके। बहुत ही ज़्यादा आसान थी है। अच्छा, अब बात कर लेता हूँ मैं कपल की, ठीक। मैं बात करना चाह रहा हूँ कपल की, ओके। तो अगर मैं कपल की बात करना चाहूँ तो कपल नहीं, कपल क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है। इसमें दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट अगर मैं लगा रहा हूँ तो उसे कपल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है, मान लो ये एक पॉइंट है, तो दिखा होगा सब कुछ, ओके। मान लो मैंने इधर से फोर्स लगाया ऐसे करके एफ, ठीक है, और इन दोनों के बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस डी है, और इधर से फोर्स लगा रहा हूँ एफ, दोनों वैल्यू सेम होती है ना। और क्या, ये पॉइंट है मान लो ओ, इससे डिस्टेंस जो है सब परपेंडिकुलर में है ना, ये डिस्टेंस ओ है, तो मुझे निकालना फाइंड द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ। तो टॉर्क क्या आएगा, सिंपल सी बात है, इसकी वजह से ऐसे करके ऐसे, मतलब इस वाले की वजह से, ठीक है ना, इस वाले की वजह से ऐसे करके ऐसे आए नीचे की तरफ, यानी एफ डी प्लस ए डाउनवर्ड, प्लस इस वाले की वजह से अपवर्ड, यानी कि एफ ए अपवर्ड, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा मतलब डाउनवर्ड, और अपवर्ड माइनस करके क्या आ जाएगा आंसर, एफ डी डाउनवर्ड। तो सिंपल सी बात है, जो इसके पास यही प्रॉपर्टी होती है, जो टॉर्क जो हम निकालते हैं कपल की वजह से, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट होता है। मतलब या मैं इसके अबाउट पॉइंट के अबाउट निकालूं, या इसके अबाउट यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लो O1 या इसके अबाउट, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकालूं तो वो हमेशा हमेशा एफ डी आएगा, और डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ ही आएगा, ठीक है। ये होती है कपल की डेफिनेशन। अब इसमें एक एग्जांपल भी होता है, बट बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो टेक लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो I am Harsh and I'm signing off. So hope to see you next video. Please like and subscribe this channel, and see you.